गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले एक ऐसे भिखारी की बात करेंगे जो छुट्टी नहीं करता, 12 से 14 घंटे काम करता है, लगातार काम करता है। यानी भिखारी की बात करें, कॉर्पोरेट मजदूर की मैं बात भिखारी की बात, इन एक्चुअल भिखारी की बात कर रहा हूँ। घंटे जो नोट करने की बात है, मैं वो आवर्स कैलकुलेट कर रही थी। मैंने 12 घंटे कहा था, 8 घंटे नहीं कहा था। 8 घंटे तो 8 घंटे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में होता है शुएब। नहीं चले, जनरली इसको फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन भिखारी की बात करनी है। अच्छा, उसके चर्चे बहुत ज्यादा हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, चूंकि जरा इंडिया का भिखारी है, वर्ल्ड वाइड उसके चर्चे हैं, चूंकि उसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन भिखारी कहा जा रहा है। भरत जैन इनका नाम है और ये रोजाना जो भीख मांगते हैं, एक पक्का इनका स्पॉट है रेलवे स्टेशन, वहां पर जाते हैं, भीख मांगते हैं और तकरीबन जो है ना 2500 रुपए एक दिन में ये कमा लेते हैं, तकरीबन कमाते हैं। और अब तक जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जो है वो इनकी ओवरऑल जो है वो इनकम बन चुकी है। अच्छा, ये वैसे मुझे समझ नहीं आई कि क्यों बन गई है। आई मीन 2500 के हिसाब से भी बनती तो नहीं है करोड़ों। 2500 है या 2.5 लाख है या क्या है? नहीं है 2500 ही हो सकता है, मतलब कितने अरसे से वो कर रहे हैं ना, यू नेवर नो। 40 साल, 40 टीनेजर्स से इतने तो बन जाते हैं वैसे। अच्छा, ये भी शुएब, ये भी है कि बड़े अच्छे घर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपने जो बच्चे हैं इनके, वो बड़े अच्छे एलीट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये बात तो है, वो एलीट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वैसे मैं हिसाब लगा रहा था, थोड़ा हिसाब खराब है मेरा, कोई 3 करोड़ 65 लाख शायद बन जाते हैं अगर इस तरह इन्होंने कमाए हो। अच्छा तकरीबन। चलें, बाकी मामलात का हमें क्या पता है, लेकिन चलें, अमीर तरीन भिखारी, इससे हमने आपकी मुलाकात करवा दी, जो कि एवरेज 2500 पर डे ना, किसी दिन ज्यादा भी कमाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा शुएब, वही वाली बात है कि ये तो हमने ये जो एक रिपोर्टेड अमीर तरीन भिखारी हमने उसकी बात की, अब ऑब्वियसली जो अनरिपोर्टेड है वो तो पता नहीं कितने सारे हैं। बिल्कुल है। एनी हाउ, देखें, लोगों को समझाने वाली एक ये बात है, वो ये कि इनको सपोर्ट करना बंद कर दें प्लीज। ये भेस बदल के लोग आते हैं, बूढ़े लोगों को आपकी तरफ भेज रहे होते हैं, बच्चों को भेज रहे होते हैं। इट्स अ माफिया, ये एक माफिया है, उनको सपोर्ट मत करें। ये ना देखें अच्छा वो बूढ़ा है, वो क्या करेगा। आप जब तक किसी चीज़ को वेरीफाई ना करें, लोगों की हेल्प ना करें। ज़रूर लोगों की मदद करने के, उन लोगों के जिनके केसेस आपको पता है ऑलरेडी, वो वेरीफाइड है और आपको पता है कि आपका पैसा सही जगह पर जा रहा है। Absolutely. आप जो थोड़े पैसे देते हैं, हर शख्स अगर 100 रुपये देता है, 50 रुपये देता है, तो सोचे कितने लोग आए दिन होते हैं, और सुबह से रात तक वो पैसे अगर कैलकुलेट करें तो ये धंधा चल रहा है इस लिहाज से। तो अगर आप देना बंद करेंगे, देना बंद करें ताकि वो काम करें, मेहनत करें। उनको पता हो कि लोगों से नहीं मिलना, हमें मेहनत करनी है। अगर मेहनत करेंगे तो भी कमा पाएंगे। क्योंकि हमने मेहनत से लोगों को खरबपति वैसे कोई बनने वाला है? अरबपति वैसे हमने तो, खरबपति अब कौन बनने वाला है? नहीं, वैसे ये दौलत की जंग जिसकी हम बात करते हैं, ये जंग जारी है, कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर, तो मारूफ शख्सियत की हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन खबर है हमारे पास कि एक खरबपति शख्सियत का एजाज भी किसी को मिलने वाला है। एलॉन मस्क बनने जा रहे हैं वो खरबपति, पहले दुनिया के। एग्जैक्टली। तो वो जो टॉप पे वो जाएंगे अब, ठीक है। अब एवरीबडी नो, जाहिर है एक्स के मालिक हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो टेस्ला कंपनी इनकी है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और अभी दिन ब दिन जो है वो कहा जा रहा है कि ये प्रॉफिट जो है वो उसमें इजाफा है। फिलहाल अगर देखें तो 250 अरब डॉलर के करीब उनकी दौलत का जो है वो हजम है, और जो हर गुजरते दिन के साथ हम कहते हैं ना, कारोबार वसत पा रहा है। और जब हम शरह की बात करते हैं 10% के औसत से उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने हिसाब लगाया है कि 2027 तक पहले खरबपति शख्स बन जाएंगे। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी से एडवांस। चले आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहना हु केयर्स नहीं, मे बी वो किसी और अंदाज से सोचते हो, You never know. उनको उर्दू नहीं आती, छोड़े चले। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की। मौसम आज कैसा रहेगा? अभी बताते जी आज का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में आज कम से कम 24 ज़्यादा से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में आज कम से कम 26 ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा कराची की बात करें, कम से कम आज जो है वहाँ पर 27, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जी आज का मौसम। सूरज चमक रहा है, कहीं बादल नहीं है, बारिश भी कहीं पर नहीं है, और मौसम जो है वो अब तकरीबन हर जगह पर बदल चुका है। ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन से एक खबर हमारे पास है, जहाँ बड़ी ऐसी
स्टोरी है जो हम लोग सिर्फ ऐसे फिल्मों में देख रहे होते हैं कि कोई किसी की मदद के लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब स्टोरी शोएब कुछ ये है कि गाड़ी में एक शख्स जा रहे थे जिनको हार्ट अटैक आया। अब पुलिस की गाड़ी क्योंकि साथ चल रही थी और उन्हें अंदाज़ा लगाया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उन्होंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा करीब गाड़ी ले जाकर, तो ये गॉट टू नो के हेल्थ कंडीशन ड्राइवर की ठीक नहीं है। पुलिस ने ये किया कि उस पुलिसमैन ने दूसरी गाड़ी में छलांग लगाई और छलांग लगा कर गाड़ी को रोक दिया और उसके बाद ज़ाहिर है जो ड्राइवर था उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो एक तरह से एक शख्स की जान बचाई। लेकिन एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जंप करना और अपनी जान की परवाह ना करना, तो ये ह्यूमैनिटी जो हम एक बात करते हैं ना कि कोई ऐसी स्टोरी हमें मिल जाए, तो ये स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल थी। बिल्कुल ऐसे ही है और ये हमने आपसे शेयर भी किया, हमें आगे बढ़ना है, कुछ और खबरें वो शामिल करनी है इस प्रोग्राम में। यही हमारी कोशिश भी है कि मुख्तलिफ ममालिक से भी जो खबरें आपसे हम शेयर कर रहे होते हैं। तो एक खबर हमारे पास चाइना से भी है। मोबाइल के इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं और जब हम उस पर जिक्र करते हैं बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह, तो चीन में बाप ने बेटी को मोबाइल फ़ोन से दूर करने के लिए घर के जो माहौल है ना उसमें एक तब्दीली की। क्या? उसने बिल्कुल खिलौनों में बदल दिया, खिलौनों का महल बना दिया ताकि वो टॉयज से खेले। आपको विजुअल दिखाते भी हैं, लेकिन टॉयज ही टॉयज, ऐसे रोबोट्स भी हैं, कुछ टॉय रोबोट्स काइंड ऑफ थिंग, ताकि जो उनकी बेटी है वो इन टॉयज के साथ एंगेज हो, खेले और मोबाइल से दूर यानी स्क्रीन से दूर हो जाए। स्क्रीन से दूर करने के लिए भी देखिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। हालांकि उसकी हेल्थ रोबोट्स और वो सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। जो लगा सकता है लगाना चाहिए अपने बच्चों की हेल्थ के लिए। इट्स बिकॉज ये एक तरह से ये जो एडिक्शन है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है शोएब। बिल्कुल ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, जो कि एक ही मामला जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कई दिनों से हो रही है और वो है आईनी तरमीम से मुताल्लिक। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत की है। वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। पार्लियामान और सड़कों पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। ये भी कहा जाता है उनकी तरफ से कि डैम बनाना, टमाटर पकौड़ों की कीमत और पुराना कराची बनाना जजेस का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 15% केसेस को 90% टाइम मिलता है। आईनी केसेस एक और क्रिमिनल केस, सिविल केसेस दूसरी अदालत सुने, तो आवाम को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए काम हमें करना होगा। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मिसाके जमहूरियत का हवाला उन्होंने दिया कि मिसाके जमहूरियत में किए वादे पूरे करेंगे। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में जो बातें हुई, जो कमेटी में मुशावरत हुई और पीपल्स पार्टी JUI जो आमने सामने आए ज़रा उस पर बात तो हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन है ये, हाँ बात कर लेते तो ये मिसकम्युनिकेशन ना होती। चूँकि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से एक बयान दिया गया, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, दैट्स क्लियरली अ मिसकम्युनिकेशन। अगर आप मुर्तज़ा साहब से बात कर लेते, वो कॉल कर रहे थे, तो बात ऐसे ना होती। तो वो तो चलें क्लियर उन्होंने कर दिया इस मामले को। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये मामला किस तरफ को जाएगा, किस तरफ जाता नज़र आ रहा है। चूँकि ज़ाहिर है अभी जब तक एक ड्राफ्ट सामने उस तरीके से नहीं आता, बिल टेबल नहीं होता, चूँकि उससे पहले कैबिनेट में जाना, मामला सामने आना, तो लेट्स सी मामला किस तरफ को जाएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीला फारूकी साहब। शमीला साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शमीला साहब, चूँकि एक बात जो कि बार-बार हो रही है मिसाके जमहूरियत की, कि मिसाके जमहूरियत में किए गए वादे को पूरा करेंगे। ये मिसाके जमहूरियत आज की बात तो नहीं है, तो कई साल हो गए, इससे पहले कभी आईनी अदालत का जिक्र नहीं हुआ, कभी इससे पहले कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये अचानक से क्यों मिसाके जमहूरियत को हवाला बनाकर ये बात की जा रही है, आईनी अदालत और इस तरह की आईनी तरामीम? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आईनी अदालत का मुतालबा और उसकी ख्वाहिश सिर्फ 2006 के मिसाके जमहूरियत में ही नहीं था, बल्कि पीपल्स पार्टी के 2024 के मंशूर में भी शामिल है। और मिसाके जमहूरियत के अंदर जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया है, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा का ख्वाब समझते हुए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये एक जायज़ बात भी है, क्योंकि इस वक्त अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि क्या आप इस अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या आप समझते हैं कि इस अदालती निज़ाम के अंदर लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों को फौरी इंसाफ मिल रहा है? मुझे नहीं पता आपका क्या जवाब होगा। नहीं शमीला साहब, ये बात आपकी बहुत अहम है, ये बात बहुत अहम है, इस पे बात हो भी रही होनी चाहिए भी। बस मेरा इसमें छोटा सा एक आर्गुमेंट ये है, अनफॉर्चुनेटली इस पे बात होती नहीं है ना, होती नहीं है। अगर हम कुछ ज्यादा बात करते हैं तो हमें कंटेम्प्ट लग जाती है, हम सब घबराते हैं बात करने से। लेकिन देखिए, जुडिशल रिफॉर्म और अदालती बेहतरी के लिए आपको वक्त और हालात के साथ इकदाम उठाने पड़ते हैं।
देखिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अदालत बन जाती है जिसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात जो हैं, जो कि बड़ा टाइम लेते हैं जी जी सुलझने के अंदर, अगर वो उसको सुनती है और सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल काम करे, जिस तरह लोगों के मुकदमा सुना इनहेरिटेंस के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, रेप के केसेस हैं, अपील लगी हुई हैं, बहुत सारे मुकदमात हैं, वो सुने तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी हो जाएगा और मामला बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। शर्मा साहबा, ये बहुत अहम बात है। और इसमें एक बात बताऊं, जी 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 देखिए 1980 के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट बनाया गया, ठीक है जी, और अब सारे जो शरिया के मामलात हैं वो फेडरल शरीयत कोर्ट में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट से उसकी कोई अथॉरिटी ले रही, जो कि एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही, जो कि अनफॉर्चुनेट है ना। लेकिन अब इसमें कुछ लोग जो है वो सियासत खेलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अगर एक अच्छी इस्लाहात होने जा रही है तो उसको खराब करें। ये नहीं होना चाहिए। लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस। दिस इज प्योरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जुडिशियल निजाम की बेहतरी के लिए है। और इसमें कितना अहम है शर्मिला साहिबा कंसेंसस, क्योंकि वो चाहे फिर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत ही ये रही है कि आपने कंसेंसस डेवलप करना है। हम 18वीं तरमीम में कंसेंसस के साथ लेकर आए, वक्त लगा, लेकिन वो एक यूनानिमस फैसला था और आज भी उस डॉक्यूमेंट को हम सराहते हैं। इसमें भी अगर वक्त लगता है और एक कंसेंसस जो है, लोगों की विजडम लें, पॉलिटिकल पार्टीज की मशावरत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव इन कंसेंसस पॉलिटिक्स और वही हम कर रहे हैं। हम अपना मसवदा दे रहे हैं, हम मौलाना साहब से बात कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन से बात कर रहे हैं, एक पार्लिमानी स्पेशल कमेटी है जिससे हम सब साथ बैठे। ये बहुत अहम चीज है। तो साहब, ऐसे में मौलाना साहब को किस हद तक मनाया जा चुका है, मामलात किस हद तक तय पा चुके हैं? ऑब्वियसली जिस तरह आप बात कर रहे हैं सबको साथ लेकर चलने की, और पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से जो आप बात कर रही हैं वो हम सब देखते भी हैं कि सबको साथ लेकर चलने की बातचीत चल रही होती है। तो ऐसे में मौलाना साहब के साथ मामला मौलाना साहब को देखिए मौलाना साहब से बातचीत चल रही है, उन्होंने भी अपना मसवदा देना है, उनसे भी मशावरत हुई है, कुछ चीजें उन्होंने निकलवाई हैं इस मसवदे से, कुछ हमने निकलवाई हैं। आई थिंक एक फ्रूटफुल डिस्कशन जारी है। ठीक, शर्मा साहब, पीटीआई उसकी मुखालफत चूंकि सबसे ज़्यादा है इस मामले में, उनको भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, या कि बस सिर्फ ये सोच कर कि चूंकि वो अपोजिशन है वो बस नहीं मान रहे तो छोड़ दें और 2/3 मेजोरिटी से हम कर लें मामला? जी, ऑपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है। ऑपोजिशन को इंगेज करने की बहुत ज़रूरत है और ऑपोजिशन को इंगेज होना चाहिए। ऑपोजिशन इंगेज हो रही है, बस ऑपोजिशन सियासत ना करे इस मामले पे। वो बिल्कुल दुरुस्त बात, कोई सियासत ना करे। जी बिल्कुल। और शिमला साहब, इसमें एक चीज़ और भी, चूँकि देखिए जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं आईनी अदालत की गुजारे, उसमें तो वाकई बड़ी अहम बात है कि काम होना चाहिए, लेकिन मामला यहाँ ख़राब हो जाता है जब एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि हतमी नहीं होता वो सामने आ जाता है और उस पर कोई ऐसी शिक होती है जिस पर किसी का एतराज़ होता है, उस पर डिस्कशन ज़्यादा हो जाती है और जो असल मुद्दा है वो पीछे रह जाता है, जो कि बहुत मुनासिब बात है ये कि हमें अदालती निज़ाम को बेहतर करना है। तो ये जो गलती हुई है समहाउ हमारी पोलिटिकल पार्टी से, आई मस्ट से दैट, तो ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ ये मामला? देखिए, शायद थोड़ी उजलत हुकूमत ने इसके अंदर दिखाई है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अभी तक वो अमेंडमेंट उसी वक्त आनी थी जब आपके पास 2/3 अक्सरियत होती, और मौलाना साहब के बगैर वो मुमकिन नहीं है। अब इशू ये है कि देखिए मौलाना साहब भी अपना उनका भी एक वजन है, वो भी उसके ऊपर अपनी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर रहे हैं। हुकूमत भी अपना मौका पेश कर रही है, पीपल्स पार्टी अपना मौका पेश कर रही है। देखें, पीपल्स पार्टी तो वो जमात है ना जिसके बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसूलों के लिए अपनी जान दे दी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना दिया। पीपल्स पार्टी से तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें ना कि वो किसी भी तरीके से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमने ह्यूमन राइट्स, हमने आईनी इस्लाहात, हमने तमाम चीजें, पब्लिक की तमाम राइट्स, इन सबको मद्देनजर रख के आगे फैसले करने। सही। लास्टली एक कमेंट, जो एक थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई जेईआर पीपल्स पार्टी के दरमियान, कुछ बयान वहाँ से आया, फिर बिलावल साहब ने क्लियर भी किया, इस वक्त भी पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान राब्ता है, बातचीत हो रही है उस मुसव्विदे पर, अपने अपने मुसव्विदे पर ही सही? 2 दिन से तो चेयरमैन साहब के स्पोक्समैन कामरान मुर्तज़ा साहब को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन हुई। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ये वो जमात है जिसके बानी, जिनकी लीडरान ने अपनी जान के नजराने दिए,
हम कभी किसी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये बात पीपल्स पार्टी के लिए कहना या ये दिखाना कि पीपल्स पार्टी किसी मजबूरी में या किसी के दबाव में आके कोई काम करिए तो पॉसिबल ही नहीं है। हम जान दे देते हैं, हुकूमत दे देते हैं, लेकिन उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करते। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। शमीला फारूकी साहिबा साथ मौजूद थी, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ फिर बयान किया और बुनियादी बात यही कि आइनी अदालतों का क़याम ये वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि जो अदालतों पर एक दबाव है वो कम हो सके और बर वक्त इंसाफ हो सके। नाज़रीन, में बढ़ना एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सोलर सिस्टम, इससे बिजली पैदा करने वाले सारिफीन को बिजली के बिल में बचत का ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन हाल ही दिनों में नए AMI मीटर्स यानी एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जिस तरह की तनसीब हुई है, जिस अंदाज से हुई है, तो सारिफीन को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। लोगों ने कहा तो हमने सोलर लगाया है और अब जो है वो हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे, उनके अखराजात जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन देखा जाए तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब जो बिल आएगा वो कितना आएगा। क्योंकि ज़ाहिर है वो इसलिए परेशान है कि जो नया मीटर है वो उसमें आप जो अगर सोलर सिस्टम में आपने लगाया हुआ था, बिल में आप बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस बना रहे थे, आप दे रहे थे सिस्टम को और एक्स्ट्रा जो भी आप एक्स्ट्रा दे रहे थे सिस्टम को, अब इसमें आप एक्स्ट्रा दे ही नहीं सकते। अगर दे भी रहे हैं तो कोई हिसाब किताब उसका हो नहीं रहा, तो लोग कह रहे हैं हम क्या करें, हम किधर जाएं, हमने इन्वेस्ट किया था सोलर सिस्टम पे, हमारे साथ हुआ क्या है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस इशू सिर्फ आइस्को रीजन का है जहाँ पर ये AMI मीटर्स लगाए गए हैं? जी, इनिशियल फेजेस में चूँकि आइस्को में ये जो है वो इनकी तनसीब होनी थी, तो अभी वहाँ से ही कंप्लेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स इसी रीजन से जो है वो आइस्को को जो है वो मौसूल हुई है। कंप्लेंट्स क्या हैं एक्चुअली, इश्यूज क्या है टेक्निकल? देखें, इसको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि चूँकि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बड़े ज़्यादा हैं, थेफ्ट के बड़े इश्यूज़ हैं, उसको ठीक करने के लिए, बिल रिकवरी पूरी करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग से ये जो है स्कीम स्टार्ट की गई। आइस्को में ये इनिशियली स्टार्ट होना थी और अभी हो रही है। इसमें जब ये लग गए एडवांस मीटरिंग जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीटर्स लग गए, इसमें ये मल्टीपर्पज़ मीटर हैं। इसको आप जो है वो कह लें कि दिस इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्मार्ट मीटरिंग के लिए यूज़ होती है। आप उसे प्रीपेड मीटरिंग के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्वीक किया जा सकता है। तो चूँकि पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस है डिजिटलाइजेशन में, पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे भी है, तो जब आप उसको एक इनिशियल फेज़ पे लेके जा रहे हैं तो वो ट्रायल एंड एरर भी होगा, लेकिन उससे एक नेगेटिव सिग्नल जो है वो मार्केट में गया है। आल्दो आइस्को हैज़ क्लैरिफाइड कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे। ये मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो ये हार्डवेयर का इशू नहीं है, ये इसकी जो सॉफ्टवेयर ट्वीकिंग है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको जो है वो ठीक आगे जो है वो किया जा रहा है। ये 5 से 10% मीटर्स ये भी स्विच हुए हैं फ्रॉम नॉर्मल टू द AMI सिस्टम? जी, ये पूरे पाकिस्तान में आपकी जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक, अभी ये आपका जो आइस्को रीजन है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वहाँ पे जो है ये तनसीब हो रही है और अभी ये इनिशियल फेजेस में अभी तनसीब हो रही है, अभी हो रही है, लग रहे हैं, चेंज हो रहा है। क्या कंसेंट लिया जाता है या कि बस बताया जाता है कि हम लगा रहे हैं? नहीं, ये तो चूँकि आप लीगली बाउंड हैं, आइस्को जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो चाहे तो मीटर चेंज कर सकता है, तो वो जो है वो होता है। तो जिन्होंने सोलर ऑलरेडी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अगर वहाँ पे AMI मीटर्स लग जाते हैं तो इसका मतलब है जब तक ये सॉफ्टवेयर इनका अपडेट नहीं होता तब तक पैसे कोई नहीं है इनके बचने। देखें, उसमें भी ग्लिचेस हैं, काफ़ी सारी जो आपको कंप्लेंट्स हैं वो मिली हैं। उसमें आपकी बात ठीक है कि सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ या कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन जो नेगेटिव सिग्नल गया है ऑलरेडी एक नेगेटिव मार्केट में, सोलर की जो मार्केट है उस पर कुछ दिन पहले भी डिबेट जो है वो एक नेगेटिव सेंस में चली और अभी भी चली। दूसरी चीज़ ये इसमें सोचने वाली है कि गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को क्यों ले रही है। वो इसलिए ले रही है कि आप जो है वो बिलिंग रेशो बढ़ा सके, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो सके, लेकिन अगर इनिशियल फेजेस पे ही ऐसे ग्लिचेस आ रहे हैं तो वो जो ट्रस्ट का डेफिसिट आ गया, जो ऑलरेडी था वो आपने जो कम करने की कोशिश की थी वो तो बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है, वो बढ़ चुका है। और हमारा चूँकि एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी हाइप एकदम से क्रिएट हो जाती है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस पे और एक जो है वो एक पब्लिक राय बनाने के लिए एक क्लैरिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आनी चाहिए, ताकि क्लैरिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया पे भी शोर तो मचा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, उनका राइट है। सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है। आइस्को को कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर मिली हैं काफ़ी सारी, लेकिन उस पे आइस्को का जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन को मेंटेन करने के लिए भी पब्लिकली आना चाहिए। आइस्को अभी सिर्फ जो उनका एक ड्यू प्रोसेस है उसके थ्रू उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन चूँकि ये इसके
अंदर प्राइवेट वेंडर्स इन्वॉल्व हैं, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है, तो इसको सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग रहा है। ओनरशिप इंपॉर्टेंट है कि गलती को ओन करके उसको फिर रिजॉल्व, उसके साथ साथ रिजॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग कहें कि बात भी सुन रहे हैं हमारी और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के लेवल से, प्लेटफॉर्म से क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए, ताकि जो लोगों का, जो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी पे, वो जो है वो बरकरार बहाल हो सके। नेट मीटरिंग के अलावा कोई ऑप्शन जो कि आप इस वक्त शेयर करना चाहें कि व्हाट्स द वे आउट एज अ कंज्यूमर, हम क्या कर सकते हैं अगर हमें लगे कि इस मीटर के थ्रू हमें नई बचत होगी? नेट मीटरिंग पे भी हम देखते हैं कि जितना यूनिट हम नॉर्मली खरीदते हैं वो हमसे हुकूमत उतने का नहीं खरीद रही होती जो हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो क्या कर सकती है आवाम अगर सोलर सिस्टम की तरफ अगर जाना ही हो उन्होंने? तो देखें, एक तो ये कि नेट मीटरिंग के अलावा भी सोलर सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पर्टिकुलरली उन हाउस होल्ड्स के लिए जो प्रोटेक्टेड नहीं है या ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप नेट मीटरिंग नहीं भी करें तब भी आपका बिल जो है वो कम होता है। दूसरी चीज़ आवाम को, पब्लिक को ये समझने की है कि आपको अपनी जो नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजेजेस हैं, पर्टिकुलरली हीटिंग, गीज़र्स के जो यूज़ है, आपका जो किचन अप्लाइंसेस है, अगर आप उसको भी इलेक्ट्रीफाई कर लेते हैं तो आपकी एक और स्ट्रीम में बचत हो सकती है, गैस की बचत हो सकती है। उससे कंज्यूमर्स का फ़ायदा तो होगा ही होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गैस की शार्टेज आपको सर्दियों में आती है। इसी तरह से जो आपका नेशनल ग्रिड है उस पे भी थोड़ा सा लोड कम होगा, और गवर्नमेंट जो है ये तो नहीं चाहते कि लोड कम हो नेशनल ग्रिड पे, वो तो चाहते हैं बिजली है हमारे पास, खरीदनी है, खरीदो। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट के लिए डिलेमा भी है और अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर ग्रिड के डिमांड कम होगी तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और उन लोगों के बिल बढ़ेंगे जो सोलर रूफटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ डिसाइड करनी है कि किसी तरह से फाइनेंशियल स्कीम्स उन लोगों के लिए जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जिनको सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उनको सब्सिडी ना कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की फॉर्म में मिल रही हो बल्कि ऐसी स्कीम्स की फॉर्म में मिल रही हो कि वो सोलर पैनल्स लगा सके, और फिर वो जो डिमांड कम हुई है आप उसको इंडस्ट्री को ग्रिड पे लेके आए, ताकि जो इंडस्ट्रियल लोड है वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ किया जाए। एक और भी तो मसला है, वो जो स्लैब्स का मसला है, क्या ये पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में भी इसी तरह नाफिज है कि इस स्लैब में है तो रेट ये है, इस स्लैब में तो रेट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कंज्यूम करने पे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रेट चार्ज होता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि इट शुड बी ऑपोजिट। यस, एग्जैक्टली। ये काफ़ी सारे मुल्कों में है, लेकिन इसकी रैशनल ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कम है और आप एनर्जी कंजम्पशन को जो है वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि कम की जाए, तब आप जो है वो इस तरह के स्लैब्स बनाते हैं कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपको बिल ज़्यादा देना पड़ता है। पाकिस्तान में अब उल्टी सिचुएशन है। बिल्कुल, यहाँ तो ऑलरेडी है, हमारे तो आपको पता है बिजली बहुत ज़्यादा है, हम तो पूरी बेच भी नहीं पा रहे। ट्रांसमिशन की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन एक वे आउट शायद ये हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, खासकर जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा इनोवेटिव टैरिफ दिया जाए कि अगर उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो और उनके एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, तो उनको जो है वो स्लैब वाइज थोड़ा सा रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। मुश्किल है देना हुकूमत के लिए। देखिए, इस टाइम पे तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, एक साइड पे सर्कुलर डेट है, एक साइड पे बिल नॉन रिकवरी है, दूसरी साइड पे देखिए अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आपको एक सब्सिडी मिली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो खुल के नहीं मिली, वो खुल के नहीं मिल पाई। उसकी भी कंप्लेंट्स तो मिलने से पहले ही आ गई हैं। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग, इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी क्लाइमेट साइड भी इन्वॉल्व हो, और जिसमें आपकी एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ, क्योंकि एक चीज़ थोड़ी सी शायद कॉन्ट्ररी हो जाएगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे क्लाइमेट गवर्नेंस और क्लाइमेट रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी जो एक्सपोर्ट्स और ट्रेड है वो इस चीज़ पे लिंक करेगी, इसके साथ लिंक हो जाएगी कि जितना रिन्यूएबल्स का शेयर होगा आपके ग्रिड में, उतनी आपकी एक्सपोर्ट कंपैटिटिवनेस बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को एक तो ग्रिड को रिन्यूएबल्स एनर्जी पे लेके जाना है, दूसरा इंडस्ट्री को भी वापस ग्रिड पे लेके आना है, ताकि दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सके। तो एक तरीका टैरिफ के थ्रू हो सकता है कि किस तरह से इनोवेटिव टैरिफ यूज़ किया जा सके। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। डॉक्टर खालिद साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमें आगे बढ़ना है एक और मौजू की तरफ, और वो मौजू है चाय पे कुछ शेयर हो जाए वैसे आपकी तरफ से। आज नहीं ना आता, मुझे याद है लास्ट टाइम आपने एक शेयर गूगल किया था तब मैं पढ़ के आज नहीं आता। नहीं, आपके दिल में भी कोई नहीं आ रहा, कोई जज्बात दिल में तो वो हैं जो चाय बहुत पीती हैं, मेरी बेगम।
चाय बहुत पीती हैं। आज मतलब इनके लिए बिरयानी बनेगी मेरे लिए आज रोज इन्होंने ऐसे खुश कर दिया। अभी अगर वो शो देख रही है तो बेगम इनकी वो बड़ी नहीं खुश देख होगी रही होंगी। शो, आई एम 100% श्योर। और नहीं, आप उनको क्लिप भेज देना अलग से, तो आज ठीक आपके लिए है। अच्छा खाना बन जाएगा। वैसे भी अच्छा बनता है। हाँ, वैसे भी अच्छा बनता है। अच्छा, चाय अभी यही कहेंगे। अच्छा मैं ऑफ एयर भी ये कहता हूँ, चाय से मोहब्बत, हाँ। या यूं इसे कह लेते हैं कि चाय की तलब। एग्जैक्टली हर किसी को है। आप जिस शख्स से पूछे वो कहता है जी मैं चाय पी। नहीं, हर किसी को नहीं है। मुझे नहीं है, देखा? मैंने कभी चाय नहीं पी। लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती। लेकिन शोएब, जब ये बात मैं किसी महफिल में कर देती हूँ ना कि मैंने कभी चाय नहीं पी, तो लोग कहते हैं आपने अच्छा, चाय की बेहुरमती की होती है। नहीं, एग्जैक्टली ऐसे हो जाता है कि आप उस महफिल से बिलोंग ही नहीं करते, आपको डिसोन कर दिया जाता है उस महफिल से। क्योंकि नॉर्मली ज़मीन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अक्सर ऐसा होता है ना, मिल बैठने का बहाना चाय होती है। चाय पीते हैं, बैठेंगे, गपशप लगेगी, आओ जी चाय पीने चलते हैं, मीटिंग है चाय पे। ग्रीन टी क्यों नहीं पीते? मतलब सेहत का ख्याल रखा करें। दैट इज आल्सो अ टी। हाँ, लेकिन ये हम काली पत्ती की बात कर रहे हैं। चाय काली पत्ती की बात कर तेज पत्ती पत्ती होती है, रेसिस्ट ना बने हम चाय के मामले पत्ती में। की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बहरहाल जी, हम सिर्फ पत्ती की बात कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो अगस्त के महीने में ये हुआ कि पाकिस्तानी अवाम ने $5 करोड़ से ज़ायद की चाय पी है। तो हम गरीब हैं। मुझे पता नहीं, आज हमें बता दें, आप भी हमें बता दें, ये जो चाय पे इतने पैसे लगाते हैं, अमीर कौम है हम गरीब कौम है? चाय के मामले में हम क्या कहना चाहिए, अमीर एलीट, दरिया दिल है, एलॉन मस्क की तरह खरबपति हैं। होए ठीक है। अच्छा, चाय मसला ये सबीन कि हमारे यहाँ चाय की प्रोडक्शन नहीं है ना, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और जब आप दरामद की बात करते हैं तो 7.13% का इसमें इजाफा हुआ है, और एक ही महीने में तकरीबन $5.80 की चाय दरामद की गई है। अब जुलाई के मुकाबले में अगस्त में ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। 45.24% इजाफा जो है इसमें देखा गया है। अच्छा, ये क्यों है इतना रुझान? तो चलें इस पे तो बाद में कभी बात करेंगे कि कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं या एडिक्शन भी एक बहुत ज्यादा होती है। चलिए इसका वो एक एस्पेक्ट हम साइड पे रखते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे इस पे क्या असर हो रहा है? इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है? बिजनेस की अगर हम बात करें कि बिजनेस पर कैसे इसका असर होता है, उस पर हमें बात करनी भी है। कारोबारी माहिर हैं शाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शाहिद साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं चाय की मांग में इजाफा, और हम चूंकि दरामद कर रहे होते हैं, हाउ डू यू सी दिस? हर दफा हम यही देख रहे थे कि इसकी मांग में इजाफा हुआ है, इसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? बिजनेस में कितना इसका इम्पैक्ट होता है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली चाय हमारी जो है आज से नहीं पी जा रही, ये कई दहाइयों से चाय का इस्तेमाल बरसगीर के अंदर बहुत ज़्यादा आम है। शुरू में तो ये दवा के तौर पे आई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एडिक्शन में तब्दील होती चली गई। अभी पाकिस्तानी जो है वो हर खुशी के मौके पे, हर गम के मौके पे, सर्दी भगाने के लिए, गर्मी दूर करने के लिए हर मौके के ऊपर चाय का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्ट हो गई हुई है, तो इस इम्पोर्ट बिल को कम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए पाकिस्तान में अब मानसेरा में काफ़ी बड़े बागात चाय के जो है लगा दिए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान अब चाय की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, बल्कि वो उसकी बहुत लिटिल कंट्रीब्यूशन है जो मानसेरा के आगे जिस गांव के आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब जिस लेवल पे होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तलब भी है, कंजम्पशन देखते हुए उस लेवल पर तो नहीं काम होता दिखाई दे रहा। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर वो मौसम साजगार नहीं है जो चाय की मेगा पैदावार के हिसाब से होना चाहिए, इसीलिए हमारा इन्हिसार जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर है। अच्छा, तो क्या फैक्टर्स होते हैं? आप जिस तरह मौसम की भी बात करें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम टेक्निकल उसकी तरफ अगर जाएं तो थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा कि क्या मौसम, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी जिसमें हम इसकी पैदावार कर सकते हैं चाय की। एक्चुअली जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं वहाँ पे चाय की पैदावार जो है वो नहीं हो सकती। इसके लिए थोड़ा मोतदल से थोड़ा नीचे का टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसा कि मानसेरा, और फिर उसके लिए मिट्टी भी जरखेज़ चाहिए होती है। हमारे जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पे मौसम तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है वो चाय उगाने के लिए साजगार नहीं है। और फिर हमारे यहाँ उस तरह के काश्तकार या फिर तजर्बाकार लेबर भी नहीं है जो इस मामले में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सके। तो हमारा और बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक का इन्हिसार जो है वो कीनिया के ऊपर होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। चाइना भी वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में पत्ती या चाय लीफ जो है वो पैदा करता है, इंडिया पैदा करता है, लेकिन कीनिया जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री।
अब मशहूर भी बहुत ज़्यादा वही है, एक तो ज़ाहिर है क्योंकि लार्जर प्रोडक्शन वहाँ से है, अदरवाइज टेस्ट वाइज भी। शाहिद साहब जो बिज़नेस जुड़े हैं इससे, स्पेशली हम देखते हैं कि ना सिर्फ कराची बल्कि हमें अब तो पूरे पाकिस्तान में नज़र आता है, कोयटा होटल्स नज़र आते हैं, हमें बहुत से ऐसे ढाबे नज़र आते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर देखें वो कहते हैं जी मैं कैफ़े से आगाज़ करता हूँ और वो चाय कैफ़े होता है। तो चाय ने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा रोज़गार भी फराहम किया है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो चाय के जो इम्पोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, पैसा खुद भी बनाते हैं और लोगों को भी हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में चाय का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करता है, तो बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं और उसके साथ फिर होलसेलर्स और उसके बाद जो है ये पैकेजिंग यूनिट्स, छोटे, दरमियाने या बड़े, और उसके बाद सेल्समैन और शॉपकीपर्स। ये एक चेन है। जितने ज़्यादा पाकिस्तान में चाय पीने वाले हैं उसी हिसाब से इसका बिजनेस करने वाले लोग भी बहुत हैं। और पाकिस्तान चाय उगाता तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो स्किल है ख़ास तौर पे चाय को बेचने की, वो कमाल है। पाकिस्तान में ये जो आप करोड़ों डॉलर की चाय पीते हैं, बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा तगड़ा है। पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की बात की जाए तो उनमें से एक जो है वो चाय पत्ती का है। तो बेशक ये इसमें एक मामला और भी है ना, सीसी इंपोर्ट के चक्कर में, चूंकि हम एक बात करते हैं ना कि ज़र मुबादला हमारा, हम ज़रा एक बड़ा चंक डॉलर का भी तो फिर भेज रहे हैं, डॉलर जा रहा है, पत्ती आ रही है, तो उसका भी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। चूंकि इंपोर्ट होती है तो पैसा तो बाहर जाता ही जाता है, लेकिन ये चाय या पत्ती सिर्फ एक प्रोडक्ट या आइटम नहीं है जिसपे पाकिस्तान का इन्हिसार बाहर के ममालिक पे है। बहुत सारी दीगर प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन इस इंपोर्ट बिल के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर रोजगार का पहिया भी बड़ी तेजी से घूमता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे जो मिल बैठने की हम बात कर रहे हैं ना, कि कोई बहाना चाहिए होता है कहीं बैठे, तो आप रोजगार बहुत सारे इससे जुड़े, आप उसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आज आपने चाय पी है? अगर पी है तो कितनी पी है? व्हाट्सएप कीजिएगा हमें। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की बात करते हैं। छा गए सिंगापुर में होने वाली कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है और ये एजाज पाकिस्तान के इसमें फर्स्ट टाइम आया है। मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी शाहजेब रिंद सनसनीखेज मुकाबला ब्राजील के ब्रूनो रोबर्टो डिएसिस को तीसरे राउंड में नॉकआउट उन्होंने किया। शाहजेब रिंद ने इस कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। अच्छा, मैं उनकी इंस्टा पोस्ट देख रहा था, वो उस बेल्ट के साथ सो रहे थे, तो मतलब उन्होंने कहा कि ड्रीम कम्स ट्रू। तो शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली, इतनी सारी अचीवमेंट्स और भी हैं। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा कामयाबियां समेटते रहे। इस कामयाबी पे कितनी खुशी हो रही है इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कामयाबी जो है पूरे पाकिस्तान के लिए है और मैं पूरे पाकिस्तान कौम को खुशामदीद बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इट्स अ बिग अचीवमेंट, हिस्ट्री हैज बीन मेड। अच्छा, मैं इनकी और भी पोस्ट देख रहा था, सभी ने भी इन्होंने शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है टाइटल की सिग्निफिकेंस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हम अगर पूरी दुनिया में देखें, इन्होंने रशिया यूक्रेन का हवाला भी दिया, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तनाव का जिक्र भी किया, इन्होंने फ़लस्तीन की जंग का हवाला भी दिया। बहुत सही ओवरऑल होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक्टिव है बहुत ज़्यादा और देख रहे थे हम, साथ साथ हर इशू पे साथ साथ बात भी कर रहे थे, आवाज़ उठाते हैं। शाहजेब जो हमारे साथ दोबारा मौजूद है। शाहजेब, ज़रा इससे पहले जो शोएब आपसे पूछ रहे थे कि इस कॉम्पिटिशन के बारे में बताइएगा कि क्या कॉम्पिटिशन था ये और कितनी सिग्निफिकेंस, जो हम कह रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारे हिस्से में टाइटल आया। जी बिल्कुल, ये जो है मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान मतलब अगर आप मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री चेक करें, पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन हूँ मार्शल आर्ट्स में, और कराटे कॉम्बैट में फाइट करना और वर्ल्ड चैंपियनशिप इट्स बिग अचीवमेंट बाय इटसेल्फ, क्योंकि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर था। 2 साल से पहले मैं कराटे कॉम्बैट में आया और यहाँ पे मैंने फाइट की। स्टार्ट में मुझे ज़्यादा मतलब हल्के में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और फाइट्स करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 5-0 में रिकॉर्ड है। उसके बाद अब जो है मुझे मौका मिला वर्ल्ड टाइटल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्ल्ड टाइटल मैंने अपने नाम माशाल्लाह। जज्बात आपके हमने देखे, जीतने के बाद आंखों में आंसू, थोड़ा शेयर करेंगे उस वक्त वो फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे उस वक्त? जी बिल्कुल, फीलिंग्स तो मतलब आपको पता है वर्ल्ड टाइटल जीतना ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था मेरे लिए बचपन से, और बहुत मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो है इस मकाम में पहुंचूंगा और वर्ल्ड टाइटल लूंगा, और ये जो है खुशी के आंसू थे।
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मैंने किया था। 3 महीने पहले मैं जो है मायामी में ट्रेनिंग कैंप अपना शुरू किया था। 3 महीने से लगातार मैं ट्रेनिंग कैंप कर रहा था, तो बहुत इमोशनल टाइम था और बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब इतने टाइम से मैं खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज जो है फाइनली मैंने वर्ल्ड टाइटल अचीव किया, और ये जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरी पाकिस्तान कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मतलब कोई भी मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। तो ये जो है मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ था कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और जो है ये टाइटल भी लेके आना है। अच्छा, और थोड़ा सा इस फाइट से मुतालिक भी, कितनी टफ फाइट थी? क्योंकि एक बार हमने देखा कि उसने आपको भी टफ टाइम दिया हुआ था। जी बिल्कुल, फाइट तो बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट थी। स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि जाऊंगा, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी बहुत सारे आए हुए थे, उनसे बहुत सारे जो है स्टार्ट में मेरा नाम बहुत ले रहे थे, बहुत शशोर कर रहे थे। जब मुझे पंच लगी थी, पंच बहुत ही बुरी पंच लगी थी, उससे मैं जो है अनकॉन्शियस हो गया था। मतलब एक नहीं 2-3 दफ़ा मुझे लगी थी। तो फर्स्ट राउंड में मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं फाइट जीतूंगा, लेकिन एक अंदर एक हौसला था, एक जज्बा था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह ये टाइटल लेना है। फिर उस चीज़ ने मुझे पुश किया और मैं 11 में सेकंड राउंड मैंने पूरा डोमिनेट किया, थर्ड राउंड मैंने उसको डोमिनेट किया पूरा, और एंड में जाके मैंने उसको फिनिश कर दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त शाहज़ेब, ऑब्वियसली एक तरह से आपकी पूरी डेडिकेशन नज़र आ रही है, और एक एक स्टेप आप जिस तरह से बता रहे हैं तो यू वर कम्प्लीटली इन्वॉल्व उस पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड चैम्पियन, ये टाइटल तो ले लिया, आगे क्या गोल सेट किया है, क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट? जी बिल्कुल, आगे 1 दिसंबर में हमारी हो रही है वर्ल्ड टाइटल यूनिफिकेशन। वो जो है लुइस लोचा, वो भी ब्राज़ील का है, उसके साथ मेरी फाइट है दुबई में। तो अब जो है उसके लिए मैं तैयारी करूंगा और जो है वर्ल्ड टाइटल को जो है यूनिफाई करूंगा इंशाल्लाह। शाहज़ेब, ये टाइटल किसके नाम करते हैं? जी बिल्कुल, ये टाइटल जो है मैं बलूचिस्तान के नाम करता हूँ और पाकिस्तान के नाम करता हूँ। कि आपको पता है हमारे लोगों को जो है एक हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, और ये जो है बहुत टाइम से हमारे हैप्पीनेस नहीं मिली हमारे लोगों को। तो ये हमारे कौम के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है। तो ये मैं अपने कौम के नाम करता हूँ, अपने सूबे के नाम करता हूँ। अल्लाह आपको और नवाजे शाहज़ेब, इतनी खूबसूरत सोच के साथ आप चल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करते रहे, बलूचिस्तान को इसी तरह से इनामात देते रहे, पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ, और मौजू हमारा सेहत से जुड़ा मौजू है। पिछले चंद रोज से हम ये देख रहे हैं सवीन के हमारे ही आसपास एकदम कोई नजर आता है जिसकी आंखें रेड होती हैं, आंखें लाल होती हैं, आंखों से पानी आ रहा होता है, आंखें सूजी भी होती हैं, और उसके बाद एक घर के अंदर एक अगर हम केस देख रहे होते हैं तो वो मल्टीपल केसेस नजर आ रहे होते हैं। तो एक शख्स अगर बाहर से वो इन्फेक्शन घर में लेकर आ रहा है तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा खर्चा उसका यही होता है कि पूरे घर में फैल रहा होता है। बच्चों में हमने देखा कि एक बच्चा स्कूल से लेकर आया, पूरे घर को हो गया, फिर वो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कोलीग्स हैं, आप कोवर्कर्स, उनमें ये फैल जाता है। आशुब चश्म की अगर बात करें, ऑब्वियसली इस मौसम में हम देखें, सावन के बाद हम देख रहे होते हैं कि ये आ रहा होता है, बरसात के मौसम के बाद ये फैल रहा होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ आशुब चश्म ही है या फिर और इन्फेक्शंस भी हैं? आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर इनाम ने, आई स्पेशलिस्ट है आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो आजकल हुआ ये लाल आंखों से पानी, आशुब चश्म ही था? जो पिछले दिनों पेशेंट्स आ रहे थे वो तो आशुब चश्म के थे, और ये जो पेशेंट्स आते हैं ये एक सीरीज़ में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जुलाई से लेके सितंबर तक तकरीबन ये जो टाइम है, इसमें ये पेशेंट्स आने शुरू होते हैं, और वन आफ्टर दी अदर। बट ये जो रेड आई है, रेड आई जो है सिर्फ ये जो हम कहते हैं जिसे हम आशुब चश्म कह रहे होते हैं, आशुब चश्म तो इटसेल्फ है, लेकिन आंखों के लाल होने के और बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अच्छा। वन ऑफ देम ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न में मोस्ट प्रॉब्ली आशुब चश्म की तरफ हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस कैसे किया जा सकता है कि आम इन्फेक्शन है या फिर पिंक आई है? असल में जो इन्फेक्शन है ये वायरल इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन और बहुत सारी तरह के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, फंगल भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के इन्फेक्शन होते हैं। फिर आंख लाल होने की वजह एक एलर्जी फिनोमेना भी होता है कि पेशेंट्स की आंख में एलर्जी है, एलर्जी से भी आंखें लाल होती हैं। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं इसकी। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एलर्जी है, एलर्जी की जनरल हिस्ट्री होती है, जो पिछले साल भी मेरी आंखें ख़राब हुई थी, प्लस वो सीज़न जो है वो कहीं मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये वाला सीज़न एलर्जी का सीज़न है। अच्छा। जब आप जुलाई ऑनवर्ड्स की बात करते हैं तो ये चांसेस आशुब चश्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। और ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन होते हैं कि एक से दूसरे को लगने शुरू हो जाते हैं,
इसी तरह से ये इन्फेक्शन भी एक से दूसरे को लगना शुरू हो जाता है। हाँ, इसमें सिर्फ ये है कि आंखों के इन्फेक्शन के साथ साथ आपका गला ख़राब भी हो सकता है, अच्छा, पेट ख़राब भी हो सकता है, और कई दफ़ा ये होता है कि चूँकि वायरल इन्फेक्शन वायरस आपकी बॉडी के अंदर है, उससे आप एक आदमी को खांसी गला ख़राब हुआ है और वो कॉफ कर रहा है तो उसके जो जरासीम जो है ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैल रहे हैं, तो वो ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन, कॉफ किया आपने, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और वो फिर आंख में चला जाए, ये भी एक मोड ऑफ स्प्रेड इसका हो सकता है। ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की आप बात करें या आशुब चश्म में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, गला ख़राब, पेट ख़राब जो आप बात करें? असल में हाँ, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन तो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो जो आशुब चश्म जिससे हम एडिनो वायरस जो बड़ी एकदम रैपिड फायर की तरह स्प्रेड होना शुरू होता है, ये एडिनो वायरस की वजह से होता है। इसके में जो है वो ये जैसे मैंने आपको बताया कि गला ख़राब भी हो सकता है, पेट ख़राब भी हो सकता है, या फिर वो स्वेलिंग्स भी हो सकती हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह की मुख्तलिफ इसकी चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों में ख़ास तौर पे जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि बच्चों में ये तो होता है तो बहुत शिद्दत के साथ होता है, और बूढ़े लोगों में जो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें ज़्यादा इसके सीवियर सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन इन जनरल आपकी जो बॉडी है वो उसको, जो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो इम्यूनिटी उसको ओवरकम करती है। बिल्कुल सही। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो जल्दी उसे ओवरकम कर लेते हैं। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी उसमें सीवियर सिम्टम्स होंगे। एक कॉलर भी डॉक्टर साहब चिन्योट से हैं यासर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर जी, जो आँखों का फंक्शन है ये इसके बारे में पूछना है जी। पानी बहुत आता, खारिश होती है आँखों के पीछे। लाल भी हैं आंखें? लाल पहले 2 दिन थी, अब कुछ ठीक है, टूप डाली है तो फिर भी इधर जो है ना बाएं आँख जो उधर दर्द होता है। अच्छा, आंख में दर्द, पानी का आना, खारिश होना, जलन होना। मुझे इनकी पूरी बात समझ नहीं आई। शायद उन्होंने कहा कि 2 दिन से ये प्रॉब्लम है, लाल रही थी आंखें, अब लाल तो नहीं है लेकिन पानी भी आ रहा है और खारिश भी हो रही है। अब ये टिपिकल एक आशुब चश्म की हिस्ट्री है। ठीक, कि ये आप इनसे पूछें तो शायद ये भी बताएं कि जी पहले मेरे घर में बच्चे को था या किसी और को था, उससे मेरी आँख ख़राब हुई, और जनरली पहले एक आँख ख़राब थी, फिर दूसरी आँख ख़राब हो गई। तो मतलब ये इस तरह से इसकी हिस्ट्री चल रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये अपनी रिमिशन, मतलब ये ठीक होने वाली स्टेज पे आ गए हैं, आंख में पानी आ रहा है, रेडनेस है। इस वक्त शेड तो नहीं कर रहे वायरस से? हाँ, जब तक ये पानी आंख में से निकल रहा है इसका मतलब है कि ये वायरस शेड हो रहा है। वायरस शेड हो रही है, इसका मतलब वायरस शेड हो रहा है। इनको एहतियात करनी चाहिए। घर के जो बाकी लोग हैं उनसे अपने आप को कोशिश करें अपना जो कहते हैं कि किसी की आंख में देख लेने से भी, आंखों से आंखें मिलाने से भी आशुब चश्म हो जाता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग। वो अभी हम जो इमेज दिखा रहे हैं वैसे स्क्रीन पे जब मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है शायद मुझे हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। लोग ये बात करते हैं कि जी जो जिस आदमी की आंखें लाल हों उसकी आंखों में देखने से इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि आप उसके करीब होते हैं बाजू का तो वो ड्रॉपलेट्स आपकी आंख, वो इन्फेक्शन यूँ होता है कि आप एक आदमी है जिसकी आंखें लाल हैं, उसने जो है वो साथ ही आंखों को हाथ लगाया, फिर ग्लास को हाथ लगा लिया, और आपने भी उसी ग्लास को हाथ लगा लिया, या अपने हाथ में लाया, या डोर नॉब से अपनी आंख पे लगाया, या उसके बाद अपनी आंख को। क्यों मुश्किल प्रोसेस भी ख्याल करें, मतलब इतनी तेजी से फिर भी फैल रहा है। मतलब हाथ लगाया, उसके बाद फिर आपने हाथ लगाया, फिर आपने अपनी आंखों को हाथ लगाया। तो इसका आसान सी बात यह है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो, घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका एक तो जैसे मैंने बताया चीज़ें उसकी अलग कर दें। ठीक है, उसका टॉवल स्पेशली अलग होना चाहिए, बर्तन अलग हो, खुद भी एहतियात करें, खुद भी एहतियात करें। और जैसे आप अगर आपने आंखों को हाथ लगाया उसके बाद आप हाथों को धो लें। जैसे किसी ने ड्रॉप आंख में डाले, वो ड्रॉप डालने के बाद हाथों को अपने धो लें। आशुब चश्म पिंक आई में ड्रॉप्स कौन से डाले जाते हैं? हाँ, अभी ड्रॉप्स इसके जनरली जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वायरल इन्फेक्शन है। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनकी तो कुव्वत मुदाफ़त उसको ओवरकम करती है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जैसे इचिंग बहुत ज़्यादा इसमें होती है, लोगों को खारिश बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होती है, तो हमें कोई ड्रॉप्स देने की ज़रूरत पड़ती है जो कि इचिंग को कम कर सकें। एंटी एलर्जिक डॉक्टर साहब जब आप जाएंगे आपकी आंख की कंडीशन देखकर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि आंख का मामला है, लोगों को भी बहुत एहतियात करना चाहिए। मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि लोग घर में खुद से इलाज ट्यूब्स लगाना शुरू कर। इससे पहले भी कॉलर से बात करती थी, ट्यूब लगे हुआ। आई होप कि आपको भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव, हसास ये हमारा बॉडी पार्ट है जिसका ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिफ हैं जी हमारे साथ इस वक्त कॉल पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहता हूँ। जी हेलो जी आप कीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ ना, तो मेरी जब आंखें खराब होती थी
तो वो जो है ना यहाँ ड्रॉप्स वगैरह लिख देते थे। लेकिन ये मिशन हॉस्पिटल में जो यूरोपियन डॉक्टर आए, उन्होंने बोला ये पाकिस्तान का जितना भी बेटनासोल मेडिसिन वगैरह जो ड्रॉप्स लिख कर देते हैं, ये आंखों के लिए स्टीरॉयड है। अच्छा ठीक है, क्या ये दुरुस्त बात है? ये आंखों के लिए क्या है? स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड है, हाँ। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो वेल्डर्स हैं, वेल्डर हजरात जो हैं, वो हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं। अच्छा। कि उनकी आंखें लाल होने वाला या कोई चीज़ आंख में, लोहे का पीस, थोड़ा टुकड़ा आंख में चला जाना। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत दफ़ा लोगों से कहता हूँ कि जी आप वो जो प्रोटेक्टेड ग्लासेस आते हैं वो लाजमी पहनने चाहिए। कोई गवर्नमेंट को ऐसा रूल बना देना चाहिए कि विदाउट ग्लासेस जो बंदा काम करे उसको मतलब देयर शुड बी सम पनिशमेंट। बिकॉज हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के, आंख में जो छोटा सा लोहे का ज़रा चला गया। अब वो ज़रा छोटा सा ज़रा होता है लेकिन वो आंख को तबाह कर देता है। अच्छा। मतलब आपके देखते देखते बिकॉज वो आंख में चला गया, आंख में इतना डैमेज कर दिया, फिर लोग फ़ौरन रिपोर्ट नहीं करते, लेट कर जाते हैं। वो जो लोहे का ज़रा है वो आंख में जाके घुल जाता है। अच्छा। जी हाँ, वो लोहे के जैसे ये बहुत ही छोटा सा ज़रा आंख में जाके घुल जाता है और वो आंख को बिल्कुल तबाह कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर। इसमें हम ये भी देखते हैं कि वो ग्लासेस पहन के क्लास कर भी रहे हैं, तब भी वो जो जगह है उसमें आसपास और लोग भी हैं। तो इसमें इनका जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो ये था कि आंखें जब आप वेल्डिंग करते हैं आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें इसलिए लाल होती हैं कि आपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स नहीं पहने होते। वो जो गॉगल्स जो उसमें डार्क कलर के होते हैं ताकि जो स्पार्क उसका है वो स्पार्क की रोशनी आंख पे ना जाए। वो स्पार्क की रोशनी जब आंख पे जाती है तो वो आंख कॉर्निया को बर्न कर देती है। ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कॉर्निया बर्न हुआ होता है, तो वो फिर ज़ाहिर है कि उनको ट्रीटमेंट। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स में अगर आप स्टीरॉइड्स देते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद मिकदार में स्टीरॉइड्स देते हैं तो वो चांसेस ये है कि उसकी आंख मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो अगेन वो जिस नए डॉक्टर ने बताई है वो बात कि वो स्टेरॉइड्स थे, तो दुरुस्त बात बताई है। दुरुस्त बात बताई है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, वो इनको सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जो आम हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस बात को नहीं उस तरह से समझ पाते। ठीक, किसी और आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसको फॉलो करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुबशर है भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुबशर साहब, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी ना आंखें जो है वो नीचे खुश्क हुई हुई है, तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं उसका क्या है? ड्राई आईज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े लोगों का होता है कंसर्न कि ड्राई आईज उनकी होती हैं काफ़ी, क्या रीज़न? अच्छा, ड्राई आईज के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। आंखों में कुछ बीमारियाँ होती हैं जो ड्राई आईज कर सकती हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो लोग खा रहे होते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं, वो ड्राई आईज कर सकती हैं। और भी टैबलेट्स हैं जो ड्राई आइज कर सकती हैं। फिर वेदर कंडीशंस हैं, जैसे बहुत आप हॉट वेदर में रहते हैं और आप बाहर जाते हैं, आप सनग्लासेस यूज़ नहीं करते, तो वो भी ड्राई आई मोमेंट्री जो है वो ड्राई आई कॉज कर सकती हैं। इसके रीज़न्स तो बहुत सारे हैं। आसान इसका हल ये है कि आप अगर एक पेशेंट है जिसकी ड्राई आइज़ हैं, उसको एक तो किसी डॉक्टर को दिखा के कोई अगर लोकल कॉज है, जैसे कई दफ़ा जो आंखों के आई लैशेस का एरिया होता है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो उसमें अगर कोई रीज़न है आप उसको ट्रीट करेंगे, ड्राई आइज़ आपकी ट्रीट हो जाएंगी। बिकॉज जो प्राइमरी कॉज है वो ड्राई आई का है, कोई देयर इज सम रीज़न, अगर हम उस रीज़न को ट्रीट करें तो ड्राई आई उसके बाद ज़ाहिर है आप ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेंस लगाती हैं ख़वातीन, वो भी यही शिकायत करती हैं कि हमारी आइज़ ड्राई होना शुरू हो गई, और अक्सर ये मैं देख रही होती हूँ कि जब आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं तो वो जो लेंस का लिक्विड होता है उसको आंखों में डालना शुरू कर। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जब आपको लगता है कि आपने लेंस पहने हुए हैं, आपकी आई ड्राई हो रही हैं, तो आपको कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालना चाहिए। बहुत सारे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं। और अबव ऑल कोशिश ये करें कॉन्टैक्ट लेंस उस ड्यूरेशन में पहने जिसमें एसेंशियली ज़रूरी, जैसे आपको कोई शादी में जाना है, आपने अपने ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने से पहले आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने, और जैसे घर आते हैं फर्स्ट थिंग शुड बी कि आप कॉन्टैक्ट लेंस अपने उतारें। बिकॉज जब आपने कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया पे लगाया होता है तो वो कॉर्निया को सॉर्ट ऑफ एक आप ये समझ लें इस पे आपने एक चीज़ लगा दी है, आपने एक बैंडेज लगा दी है कॉर्निया के ऊपर, सो वो कॉर्निया की न्यूट्रिशन को किसी हद तक इफेक्ट कर रहे होता है। सो वो जो बेसिकली जब कॉर्निया की न्यूट्रिशन इफेक्ट होती है तो कॉर्निया ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो डेली बेसिस पे लेंस यूज़ करती हैं ख़वातीन, वो आंखों के लिए नुकसानदेह इसका मतलब? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे एक्सटेंडेड वेयर लेंस यूज़ करें, बेशक डेली यूज़ करें, लेकिन ऑफिस या कोई भी काम, शादी में जाने से पहले उसको लगाया आपने,
और उसके बाद वापस आके उतार दिया, बिकॉज एक्स्ट्रा यूज ना करें उसका, एक्स्ट्रा यूज ना करें जो उसको बाद में रखते हैं, सॉरी बात कट रही है, लेकिन जब लेंस को हम उतार के उस बॉक्स में रख रहे हैं, उसमें लिक्विड डाल रहे हैं, समटाइम्स हम पूरे 2-3 महीने बाद उसे दोबारा पहन रहे होते हैं। एक तो उसकी केयर क्या होनी चाहिए, कितने टाइम में उसका जो लिक्विड है वो चेंज होना चाहिए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। मेरे पास ख़वातीन आती हैं और वो ख़ास तौर पे कलर कॉन्टैक्ट लेंस, वो कहती थी मैंने जो एक ही दफ़ा लेंस पहना है, उसके बाद मैंने लेंस पहना है, मेरी आँख ख़राब हो गई। मैंने पूछा कब पहना जी? वो 6 महीने पहले मैंने पहना था। अब ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये एक एक्रेलिक सा मटीरियल होता है जिसका लेंस बना होता है, इसकी एक अपनी लाइफ होती है। भले आप 6 महीनों में एक दफ़ा पहने वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है, उसमें क्रैक्स लाइफ है और वो खत्म हो गई तो आपकी आंखों को डैमेज करेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, साथ रहिए।